केदारनाथ और बद्रीनाथ की घाटी में आज भी एक खौफ गूंजता है। एक ऐसा शिकारी जिसने 8 सालों तक पूरे गढ़वाल की रातों की नींद हराम कर दी। न ताले उसे रोक पाए, न पहरेदार उसे देख पाए। 125 से ज्यादा लोगों का शिकार करने वाला वो शैतान कोई भूत नहीं, बल्कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर था। आज की वीडियो में हम उस खौफनाक दास्तां को फिर से जिएंगे। तो अपने कुर्सी की पीठी बांध लीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए चलते हैं उस सिहरन भरी दास्तान को सुन। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श। हमारी कहानी चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसके 5 चैप्टर अब तक के आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप उन 5 चैप्टर को सुन सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 जिसका नाम है फर्स्ट किल मीन्स पहली मौत, और चैप्टर 7 जिसका नाम है लोकेटिंग द लेपर्ड मीन्स लेपर्ड मतलब तेंदुए का पता लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो जिम कॉर्बेट कहानी सुनाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि रुद्रप्रयाग पहुंचने से कुछ समय पहले इबोट्सन ने आदमखोर भालू को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, जो अगर सफल हो जाता तो 15 लोगों की जान बच जाती। यह अभियान और इससे जुड़ी परिस्थितियां दर्ज करने योग्य हैं। बद्रीनाथ की राह पर चल रहे 20 तीर्थयात्री शाम ढलते समय एक छोटी सी सड़क के किनारे की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने उनकी जरूरतें पूरी करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा और बताया कि अब बस कुछ ही दिन की रोशनी बची है और 4 मील आगे स्थित तीर्थयात्री आश्रयों तक पहुंच सकते हैं, जहां उन्हें भोजन और सुरक्षित आश्रय मिलेगा। तीर्थयात्री यह सलाह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे उस दिन लंबी पैदल यात्रा कर चुके हैं और 4 मील और चलने के लिए वे तैयार नहीं हैं और पहले से ही बहुत थक चुके हैं। उन्हें बस इतना चाहिए कि वे अपना शाम का भोजन तैयार कर सके और पका सके और दुकान से सटे चबूतरे पर सोने की अनुमति मिल जाए। दुकानदार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने तीर्थयात्री को बताया कि उसके घर पर अक्सर आदमखोर तेंदुआ आता जाता है और खुले में सोना मौत को दावत देने जैसा होगा। जब दुकानदार और तीर्थयात्रियों के बीच विवाद चरम पर था, तभी मथुरा से बद्रीनाथ जा रहा एक साधु वहां पहुंचा और तीर्थयात्रियों का पक्ष लेते हुए बोला कि अगर दुकानदार महिलाओं को आश्रय अपने घर के अंदर दे देता है तो वह पुरुषों के साथ चबूतरे पर सोएगा, और अगर कोई भी नरभक्षी तेंदुआ या कोई अन्य व्यक्ति उन्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा तो वह उसे मुंह से पकड़कर 2 टुकड़े कर देगा। दुकानदार को इस प्रस्ताव पर मजबूरन सहमत होना पड़ा। इसलिए जब दल की 10 महिलाएं एक कमरे की दुकान में ताला लगाकर अंदर छिप गईं, तो 10 पुरुष चबूतरे पर एक कतार में लेट गए और साधु उनके बीच में लेट गया। चबूतरे पर मौजूद तीर्थयात्री जब सुबह उठे तो उन्होंने साधु को गायब पाया। जिस कंबल पर वे सोए थे वह अस्त व्यस्त था और जिस चादर से उन्होंने खुद को ढका था वह चबूतरे से आधी खिसकी हुई थी और उस पर खून के धब्बे थे। लोगों की उत्तेजित बातचीत सुनकर दुकानदार ने दरवाजा खोला और एक नजर में ही सब कुछ समझ लिया। सूरज उगने पर दुकानदार अपने साथियों के साथ खून के निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे और 3 सीढ़ीदार खेतों को पार करते हुए एक छोटी 4 दीवारी तक पहुंचे। वहां दीवार के सहारे साधु पड़े मिले, जिनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह गल चुका था। उसी समय इबोट्सन रुद्रप्रयाग में ठहरे हुए थे और आदमखोर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। उनके ठहरने के दौरान कोई शिकार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अलकनंदा नदी के दूसरी ओर एक संदिग्ध जगह पर नजर रखने का फैसला किया। स्थानीय लोगों को शक था कि आदमखोर दिन के समय उस जगह पर छिपता होगा। इबोट्सन के साथ 20 तीर्थयात्री और एक पटवारी उनके साथ सड़क पर चल रहे थे और अन्य कर्मचारी उनके आसपास के गांव में जाकर लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि कल तेंदुए की तलाश होगी और उसके लिए वे तैयार रहे। अगली सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद इबोट्सन साथ में जिन, जो लेडी इबोट्सन है,
मीन्स इबोटसन की पत्नी हैं, और एक मित्र जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, और उनके कुछ कर्मचारियों और 200 पशुपालकों के साथ उन्होंने अलकनंदा नदी पर बने झूलते पुल को पार किया। पहाड़ी पर चढ़ते हुए लगभग 1 मील तक की दूरी तय की और गश्त के लिए लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो। जब गश्त जारी थी तभी एक संदेशवाहक के जरिए उस साधु की हत्या की खबर इबोटसन तक लाई गई। शिकार का प्रयास विफल रहा और उसे पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद एक जल्दबाजी में परिषद बुलाई गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इबोटसन, उनके दल और 200 शिकारी नदी के दाहिने किनारे से 4 मील आगे एक झूले वाले पुल से नदी पार करने और फिर बाएं किनारे से शिकार स्थल की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़े, जबकि अन्य कर्मचारी यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें दुकान पर एकत्रित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में फैल गए। दोपहर ढलते ढलते 2000 शिकारी और कई अतिरिक्त बंदूक वर्कशॉप में जमा हो गई और वर्कशॉप के ऊपर स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से छान मारा गया। अगर आप इबोटसन को जानते हैं तो मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि यह गश्त बहुत ही कुशलता से आयोजित और निष्पादित की गई थी, और इसके उद्देश्य में विफल होने का एकमात्र कारण यह था कि तेंदुआ उस क्षेत्र में मौजूद ही नहीं था। जब कोई तेंदुआ या बाघ खुले में पड़े शिकार को अपनी मर्जी से छोड़ देता है तो यह इस बात का संकेत है कि जानवर को शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है, और भोजन करने के बाद वह आमतौर पर 2 या 3 मील की दूरी पर चला जाता है। यह आदमखोर बाघों के मामले में 10 या उससे भी अधिक मील की दूरी पर। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि जब पहाड़ी पर शिकार किया जा रहा था और जब उस आदमखोर तेंदुए को खोजा जा रहा था, तब आदमखोर तेंदुआ वहां से लगभग 10 मील दूर कहीं शांति से सो रहा था। तो ये था चैप्टर 6 जिसका नाम था फर्स्ट किल। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है लोकेटिंग द लेपर्ड। जिम कॉर्बेट बताते हैं कि आदमखोर तेंदुए बहुत कम पाए जाते हैं और इसी कारण इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। इन जानवरों के साथ मेरा अपना अनुभव बहुत सीमित था, जो कई साल पहले एक तेंदुए के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ से अधिक कुछ नहीं था। और हालांकि मुझे संदेह था कि पशु से मानव और पशु आहार में परिवर्तन तेंदुए की आदतों को उतना ही प्रभावित करेगा जितना कि बाघ की आदतों को करता है। मुझे यह नहीं पता था कि किस हद तक, और जब तक मुझे इसका पता नहीं चल सकता था, मैंने तेंदुए को मारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से आदमखोर तेंदुओं को मारने की कोशिश करने का फैसला किया। तेंदुओं को मारने का सबसे आम तरीका है शिकार के ऊपर या बकरी या भेड़ जैसे जीवित चारे के ऊपर बैठकर उन्हें शिकार के लिए आमंत्रित करना। दोनों ही तरीकों को अंजाम देने के लिए पहले मामले में शिकार ढूंढना और दूसरे मामले में शिकार का पता लगाना आवश्यक है। रुद्रप्रयाग जाने का मेरा उद्देश्य मानव जीवन की और हानि को रोकना था, और मेरा इरादा किसी और मानव हत्या की प्रतीक्षा करने का नहीं था जिस पर मैं बैठकर तमाशा देख सकूं। इसलिए सबसे सही तरीका यही था कि आदमखोर को ढूंढकर उसे जीवित चारा डालकर मार गिराया जाए। यहाँ एक बड़ी चुनौती सामने आई जिसे मैं समय रहते कुछ हद तक दूर करने की उम्मीद कर रहा था। मुझे दिए गए नक्शों से पता चला कि आदमखोर तेंदुआ लगभग 500 वर्ग मील के क्षेत्र में सक्रिय था। कहीं भी 500 वर्ग मील का क्षेत्र किसी भी जानवर को ढूंढने और मारने के लिए काफी बड़ा है, और गढ़वाल के इस पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाके में रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को ढूंढना पहली नजर में लगभग असंभव लग रहा था, जब तक कि मैंने अलकनंदा नदी, जो इस क्षेत्र के को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि अलकनंदा नदी आदमखोर के लिए कोई बाधा नहीं थी, और जब उसे एक किनारे पर मानव शिकार प्राप्त करना मुश्किल लगता था तो वह नदी तैरकर दूसरे किनारे पर चला जाता था। मैंने इस धारणा को खारिज कर दिया। मेरे विचार में कोई भी तेंदुआ किसी भी परिस्थिति में स्वेच्छा से अलकनंदा नदी के तेज बहते बर्फीले ठंडे पानी में नहीं उतरेगा
और मुझे पूरा विश्वास था कि जब आदमखोर तेंदुआ एक किनारे से दूसरे किनारे पर गया तो उसने ऐसा किसी झूलते पुल से ही किया होगा। उस इलाके में 2 झूलते पुल थे, एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा नदी से लगभग 12 मील आगे चटवा पीपल में। इन दोनों पुलों के बीच एक झूला पुल था, वही पुल जिससे इबोटसन, उनके दल और 200 लोग उस दिन नदी पार करके गए थे। यह झूलता पुल, जिसे चूहे के अलावा कोई भी जानवर सही से पार नहीं कर सकता था, अपनी तरह की सबसे डरावनी संरचना थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। हाथ से मोड़े हुए घास के 2 तार जो समय के साथ काले पड़ गए थे और नदी से उठने वाली धुंध से फफूंदी लग गई थी। लगभग 200 फीट ऊंचे झागदार सफेद पानी पर फैले हुए थे जो 100 गज आगे जाकर 2 चट्टानों के बीच गरजते हुए गर्जना कर रहा था, जहां जंगली कुत्तों द्वारा हाके गए ककार ने अलकनंदा नदी को छलांग लगाकर पार किया था। केबलों के बीच और पैदल मार्ग बनाते हुए 1.5 से 2 इंच व्यास के कुछ बेहतरीन लकड़ी के टुकड़े लगे हुए थे जो लगभग 2 फुट की दूरी पर रखे गए थे और घास की पतली पतली लट्ठों से केबलों से ढीले ढंग से बंधे हुए थे। इस मकड़ी के जाले जैसी संरचना को पार करने में कठिनाई को और बढ़ाने के लिए एक केबल झुकी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जिन लट्ठों पर पैर रखने पड़ते थे वे 45 डिग्री के कोण पर थे। पहली बार जब मैंने इस भयानक झूले को देखा तो मैं इतना मूर्ख था कि मैंने टोल कलेक्टर से, जिसने 1 पैसे के भुगतान पर मुझे इस पर अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति दी थी, पूछ लिया कि क्या पुल का कभी परीक्षण या मरम्मत की गई है। उसने एक अनुमान भरी नजर से देखते हुए जवाब दिया। मुझे उसका जवाब सुनकर एक अजीब सी सिहरन हुई। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति पुल पार करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके भार से पुल टूट जाता है तब उसे बदल दिया जाता है। यह सिहरन मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच जाने के काफी देर बाद तक मेरे साथ बनी रही, क्योंकि यह झूला आदमखोर तेंदुए की पहुंच से बाहर था। इसलिए 2 झूलते हुए पुल बचे थे और मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं उन्हें तेंदुए के खिलाफ बंद कर दूं तो मैं उसे अलकनंदा के एक ही किनारे तक सीमित कर पाऊंगा और इस तरह उसे ढूंढने के लिए उपलब्ध क्षेत्र को आधा कर दूंगा। इसलिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी था कि तेंदुआ नदी के किस किनारे पर था। साधु का आखिरी शिकार चटवा पीपल झूले से कुछ मील दूर नदी के बाएं किनारे पर हुआ था और मुझे पूरा यकीन था कि तेंदुए ने अपने शिकार को छोड़कर इस पुल को पार किया होगा, क्योंकि शिकार से पहले स्थानीय लोग और तीर्थयात्री चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, शिकार के तुरंत बाद ये सावधानियां दोगुनी कर दी जाती हैं, जिससे तेंदुए के लिए एक ही क्षेत्र में लगातार 2 या अधिक शिकार करना लगभग असंभव हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा था तो एक ही गांव में 6 शिकार कैसे दर्ज किए गए? मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि कोई भी प्रयास अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। और यह सुनकर कि आदमखोर तेंदुआ 10, 15 या 20 मील दूर किसी गांव में सक्रिय है, छोटे घरों में रहने वाले लोग जहां स्वच्छता के कोई साधन नहीं होते, शायद प्राकृतिक जरूरत के चलते एक पल के लिए दरवाजा खोल देते हैं, जिससे तेंदुए को वह मौका मिल जाता है जिसका वह शायद कई रातों से इंतजार कर रहा था। तो ये था चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था लोकेटिंग द लेपर्ड। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 8। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।